नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लोग कक्षा 9 की जो इतिहास की पाठ्यपुस्तक है भारत और समकालीन विश्व, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और पार्ट 1 फ्रांसीसी क्रांति के कुछ मुख्य बिंदु है। इससे पहले जो ये चैप्टर है इसको विस्तृत रूप से हमने बताया है कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या हुआ, कैसे फ्रांसीसी क्रांति जन्मी। मतलब वो क्रांति एकदम से नहीं होती है, जो क्रांति के पीछे बहुत सारी घटनाएं होती हैं। उसके बाद में ही जो जनता है, जो लोग हैं, वह समाज जो है वो परेशान हो जाता है। और जो राजतंत्र में जो राजा होता है या जो भी लोग सिस्टम को चला रहे हैं उसके प्रति रिवोल्ट कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा 1857 की क्रांति भारत में हुई, जिसमें जो भारत के जो भारतीय लोग थे उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेजी शासन के खिलाफ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है वो क्रांति छेड़ दी थी। मंगल पांडे का नाम उसी में ही है। इसी प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस के अंदर क्या हुआ ऐसा जिससे कि वहाँ पे क्रांति होनी पड़ी। जो जनता थी उसने राजा को ही ख़त्म करने का एक तरीके से प्लान कर लिया था। एक तरीके से उनको इतना बड़ा विद्रोह हुआ कि महल के अंदर घुस के उसको समाप्त किया गया। सारे के सारे अनाज भंडार लूटे गए। वो क्या था, तो हम देखिए मुख्य बिंदु से बात शुरू करते हैं। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए क्योंकि वीडियो के एंड में आपको बहुत ही अच्छी एक मेथड मिलेगा, एक बहुत अच्छा मेथड मिलेगा जिसके थ्रू आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो सकती है। देखिए मुख्य बिंदु हैं। फ्रांस के लोग महंगाई, कर वृद्धि और निरंकुश शासन से परेशान थे। महंगाई आपको पता ही है कि वस्तुओं का जो दाम है बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। कर वृद्धि का अर्थ है कि जो टैक्स है वह बहुत ज़्यादा लगता था। मतलब कि आप समझिए कि अगर आप 2 बोरी अनाज उगाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको 1 से ज़्यादा बोरी, 1.5 बोरी जो है वो वापस सरकार को देनी पड़ती थी। इस तरीके से अनाज का जो या कर वृद्धि थी वो इस तरीके से कर उस टाइम हुआ करता था। निरंकुश शासन मतलब कोई भी उस शासन पर कोई भी अंकुश नहीं था। मतलब जैसा मन चाहे वैसा ही वहाँ पे शासन चल रहा था राजा के द्वारा। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रांसीसी क्रांति ने सबसे ज़्यादा फ्रांस में किया क्या, तो राजतंत्र को ही समाप्त कर दिया। क्रांति के दौरान तैयार किया गया मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का द्योतक था। मतलब जो मानवों के अधिकार के लिए वहां पर एक घोषणा पत्र, देखिए आज से कितने साल पहले, क्योंकि आप देखेंगे 1789 में जो एक क्रांति हुई थी उस समय, आज से कितने वर्ष हो गए, उस समय मानवों के अधिकार के लिए वहाँ पे ये बात शुरू हुई थी। तो ये फ्रांस में बहुत जल्दी शुरू हुआ था, इसलिए फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आप देखिए कि सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। मतलब कौन राजा बना? लुई 16वां। जब लुई 16वां फ्रांस की गद्दी, देखिए ये जो साइन है ये 16 का है। जैसे आप देखिए अब 9th में पढ़ते हैं तो आप 9th ऐसे लिखते हैं ना, हाँ, तो इस प्रकार से ये 16वां का साइन है, तो इसको आप ऐसे पढ़ेंगे 16। लुई 16 या लुई 16वां 16th लुई जो थे, उसने क्या किया कि राजगद्दी पर आसीन हुआ तो राजकोष खाली था और कई युद्ध लड़ने के कारण कर्ज के बोझ में दबा हुआ था। कर्ज का बोझ दिनों दिन बढ़ता जा रहा था और 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। ठीक है, कितने स्टेट में बटा हुआ था? 3 स्टेट में बटा हुआ था। आप ये देखेंगे कि 3 स्टेट कौन कौन से थे आपको मैंने पहले ही बताया था। लेकिन इसमें क्या था कि जो 3 स्टेट्स जो थे, इसमें केवल तीसरे स्टेट्स के लोगों को ही क्या था, कर अदा करते थे। मतलब जो पहले जो स्टेट के हो गए वो तो अमीर लोग हो गए, जो ये पादरी वगैरह हो गए, जो राजवंश के लोग हो गए, ठीक है। दूसरे में जो जमींदार वगैरह हो गए और क्या कहते हैं जो प्रोफेशनल लोग थे, बड़े पढ़े लिखे, वो हो गए। और तीसरे में किसान, मजदूर, भूमिहीन किसान, ये सब लोग थे। तो इनके ऊपर ही टैक्स लगता था। तो आप ये देखिए कि पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट्स के अमीरों का अधिकार था। आप ये देखिए कि 90% किसान थे पूरी आबादी में और 60% पे तो जमीन पर
कुलीन जो बड़े कुलीन वर्ग थे, जो अमीर वर्ग था, वो लोग थे, चर्च थे, उनकी कब्जा था। प्रथम दो स्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त था, जिसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दी जाने वाले कर से छूट, मतलब नो टैक्स। बताओ, उल्टी बात है। आज लोकतंत्र में आप देखिए कि जो अमीर है उसको टैक्स जल ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि उसकी कमाई ज़्यादा है, उसके पास पैसे ज़्यादा है। जो गरीब है उसके पास, उसको टैक्स नहीं देना पड़ता। अभी आपको पता है कि जो 2.5 लाख रुपए साल का कमाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, नो टैक्स इन इंडिया। लेकिन जो ज़्यादा कमाते हैं उनके ऊपर पूरा टैक्स है, ठीक है। जैसे आप 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख क्रॉस करते हो, आपको परसेंटेज भी बढ़ जाती है टैक्स की। लेकिन उस समय क्या था, उल्टा था। अमीरों के लिए कोई टैक्स नहीं था, जिनके पास पैसा है। और जिनके पास पैसा नहीं है उनको अपना टैक्स देना पड़ता था। जैसे कि आपने इस वाली वीडियो में देखा हुआ, जिससे पहले वीडियो थी उसमें, कि उसमें उसका लिंक भी देखिए, ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम नीचे डाल देंगे, और ऊपर कार्ड में भी, प्ले कार्ड में भी आ जाएगा, ऊपर जो कार्ड चलते हैं उसमें आप जरूर देखिएगा। आपको पता लगेगा कि कितना गरीब था किसान। उसके पास पहनने को कपड़ा नहीं था, खाने को रोटी नहीं थी, तब भी जमींदार को वह क्या देता था, क्योंकि जमींदार जो थे वो सामंती जो वर्ग था, वह क्या करता, कर वसूलता था। इसलिए उनको कर देना पड़ता था, और उनके पास खाने को भी नहीं हुआ करता था, और अमीरों के लिए कोई टैक्स नहीं था। कुलीन वर्ग किसानों से सामंती कर वसूल करता था। वहां के किसान अपने स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़क के निर्माण में सहयोग देने के लिए बाध्य थे। बताओ, किसान तो जमीन का काम करेगा ही करेगा, खेती करेगा करेगा, साथ ही साथ अपने स्वामी के घर का भी काम करेगा, उसके खेतों में भी काम करेगा, वहां पे सैन्य सेवाएं भी देगा, और सड़कों का निर्माण भी करेगा। देखिए, चर्च भी आप यहाँ देख सकते हैं कि चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, टाइद, एक प्रकार का धार्मिक कर, जो आज टाइड होता है ना, टाइड, आप टाइड सुनते होंगे, वॉशिंग मशीन वाला पाउडर, आप उससे याद कर सकते हो, इससे आपको याद रहेगा, ठीक है। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी। एक प्रकार का धार्मिक कर के रूप में और वसूलते थे, साथ ही साथ, जबकि उन्हें प्रत्यक्ष कर टाइल भी देना पड़ता था। बताओ, टाइल भी देना है, प्रत्यक्ष कर भी देना पड़ता है, और एक धार्मिक कर अलग से और देना पड़ता है किसानों के लिए। बताइए, जो कि 90% किसान है आबादी में, जनसंख्या में। मतलब अगर 10,000 लोग रहते हैं तो 9,000 लोग जो है वो किसान ही किसान है, और उनके ऊपर इतना टैक्स लगा दिया, जो हमें, हमारे लिए इतना कुछ उगाते हैं। विश्व के सामाजिक संरचना के क्षेत्र में अमूल परिवर्तन का सूत्रपात फ्रांस की क्रांति को कहा जाता है। मतलब आप ये देखिए, अमूल परिवर्तन जिसका कोई मूल्य नहीं है, विश्व के सामाजिक संरचना में इतना इंपॉर्टेंट है फ्रांसीसी क्रांति। आप देखिए, फ्रांस की राष्ट्रगान को मार्सिले के नाम से जाना जाता है। लुई सोल्वे को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई, और 21 जनवरी 1793 में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। आप देखिए कि ये, क्योंकि ये मुख्य बिंदु हैं, इसलिए आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ही समझ में मैं बता रहा हूँ, ताकि आपको आसानी हो इसको समझने में और हेल्प हो। और बाकी आप अच्छे से विस्तृत रूप से जो है वो चैनल पर जाके आप जब देखेंगे वीडियो, आपको और मज़ा आएगा, और आपकी इमेजिनेशन बेटर होती जाएगी, आपको समझ में आएगा। देखिए कि किस प्रकार से वहाँ पे क्रांति हुई। जो किसान वर्ग था, जो तीसरे स्टेट्स के लोग थे, वो इतने परेशान हो गए, इतनी भुखमरी, इतनी गरीबी, इतनी ऐसी हालत हो गई कि उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी। और देखिए यहाँ पे टाइड, टाइल, ऐसे टैक्स लगाए जाते थे उनके ऊपर, कि उनके ऊपर टैक्स का ही बोझ था, करों का ही बोझ था। क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे, इनका कोई भी पता ही नहीं। और 1793 में लुई सोल्वे को न्यायालय के द्वारा देशद्रोह का आरोप देते हुए उसको मौत की सजा सुनाई गई। सन 1793 से 1794 तक के काल को फ्रांस के इतिहास में आतंक का युग कहा जाता है। याद रखिएगा, आतंक का युग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस समय फ्रांस में
जैकोबिन क्लब का शासन था। जैकोबिन क्लब के नेता का नाम था मैक्समिलियन रोबेस्पियर। ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा याद कर भी सकते हैं, वरना आप इतना तो याद कर सकते हैं कि जैकोबिन क्लब का राज था लुईस सोल्वा के मरने के बाद में 1 साल तक। फ्रांस में जैकोबिन क्लब का शासन था। जैकोबिन क्लब के नेता का नाम था मैक्समिलियन रोबेस्पियर। जैकोबिन को 100 कुलात के नाम से जाना जाता था। 100 कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक था। 21 सितंबर 1992 को, ये थोड़ा उल्टा हो गया, 1992 गलत है इसमें, ठीक है, ये 1792 फ्रांस को राजतंत्र का अंत हुआ और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया गया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 1793 में उसको लुईस सोलह जनवरी में फांसी थी। इससे पहले उसके ऊपर क्या चल रहा था, मुकदमा चल रहा था। तो इसको आप थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये 1792, ठीक है, ये है। गणतंत्र सरकार वह रूप है जहां सरकार एवं उसके शासक प्रमुख का चुनाव जनता करती है। आप सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत समझदार हैं सारे ही जो हमारे जो भी विद्यार्थी यहाँ पे हैं, कि गणतंत्र या लोकतंत्र किसे कहा जाता है, जहाँ पर सरकार जो होती है उसका जो प्रमुख होता है, शासन का जो प्रमुख होता है, उसका चुनाव कौन करता है, सो कौन जनता के द्वारा वह चुन कर आता है। गणतंत्र बनने के बाद फ्रांस में जैकोबिनों का शासन हुआ। रोबेस्पियर सरकार सत्ता में आई। गर्दन से धड़ अलग करने की मशीन को गिलेटिन कहा जाता था। इसका नाम इसके आविष्कार डॉक्टर गिलेटिन के नाम से पड़ा। देखिए, क्योंकि आप बोलेंगे कहाँ कहाँ से बातें आ रही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रमुख बिंदु है। मैं बार बार मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा ताकि आप वीडियो में बने रहे कि ये प्रमुख मुख्य बिंदु हैं इस चैप्टर के। फ्रांसीसी क्रांति जो पार्ट 1 है, भारत और समकालीन विश्व कक्षा 9 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक है सामाजिक विज्ञान के अंदर। तो इससे जो 2 अलग वीडियोस हैं वो चैनल पे है, आप जरूर देख लीजिएगा। रोबेस्पियर सरकार ने चर्चों को बंद कर दिया। उसके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। मैक्समिलियन रोबेस्पियर ने अपनी नीतियां इतनी शक्ति से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। मतलब जिन्होंने उसको समर्थन दिया था, किसको, मैक्समिलियन को, जो जैकोबिनों का क्लब था, जैकोबिनों का जो क्लब था उसको समर्थन दिया। मैक्समिलियन रोबेस्पियर की सरकार बनी, लेकिन वो इतना ज़्यादा शक्ति करता था। अब उसमें और लुईस सोलह में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है भाई। लुईस सोलह भी अपने हिसाब से चलाता था शासन को, और ये मैक्समिलियन रोबेस्पियर भी ऐसे चला रहा था। तो गणतंत्र में, लोकतंत्र और राजतंत्र में क्या फ़र्क है? अगर आप एक राजा की तरह व्यवहार कर रहे हो, जनता को जनता नहीं समझ रहे हो। जुलाई 1994 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। गिलोटिन, जैसा भी आपको पता था कि गिलोटिन एक ऐसी मशीन है जिससे सर को धड़ से अलग कर दिया जाएगा। मतलब सर शरीर से अलग हो जाएगा। देखिए, आगे हम आते हैं। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस में मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नया संविधान बना और जिसमें 2 चुनी हुई परिषदों का प्रावधान रखा गया। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी की नियुक्ति की गई। लेकिन फ्रांस में यह शासन भी डायरेक्टरों के आपसी झगड़ों में नहीं चला और फिर सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। तो नेपोलियन बोनापार्ट, क्योंकि ये चैप्टर यहीं तक था इसलिए इसके अंदर यहीं तक की महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु हैं। उसके बाद में अभ्यास प्रश्न आ जाते हैं कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो, प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा क्वेश्चन आंसर की। लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि इस छोटी सी वीडियो में
कि फ्रांस की क्रांति कैसे शुरू हुई, अत्यधिक कर, महंगाई, निरंकुश तानाशाही। लुईस सोलवे का आपको पार्ट समझ में आ गया होगा कि लुईस सोलवा जो था उसने किस प्रकार से राजगद्दी पर आया। उसने ऐसा टैक्स लगाने लग गया समाज के ऊपर कि वह परेशान हो गए 18वीं सदी के अंदर। जो 3 स्टेटों में बटा था उसमें जो थर्ड स्टेट था उसके ऊपर अत्यधिक कर था। उसके बाद में जिस समय क्रांति हुई और लुईस सोल्वे को फांसी दी गई जनवरी 21 1793 में, और उसके बाद में जो है वह ये जैकोबिन क्लब की सरकार बन गई भारत इसके अंदर, फ्रांस के अंदर। और वो 1 साल तक ही चली, क्योंकि उसके बाद में उसके जो राजा, जो उसका नेता था मैक्समिलियन रोबेस्पियर, वो भी एक राजा की भांति ही अपने आप को समझ रहा था और बहुत निरंकुश था। उसको भी देशद्रोह का आरोप लगा, उस पर भी उसको भी दोषी ठहराया गया और उसके ऊपर भी क्या किया गया, उसका भी सर धड़ से अलग कर दिया गया। उसके बाद भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एक कार्यपालिका बनाई गई, लेकिन वह भी ज़्यादा समय तक नहीं चली और उसके बाद में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। इस वीडियो के अंत में आपने फ्रांसीसी क्रांति को बहुत शॉर्ट में समझा। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और कुछ नहीं समझ में आया तो इससे जो 2 अलग वीडियो है वो ज़रूर देख लीजिएगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आप किस चीज़ से अपना अपना जो कंसंट्रेशन पावर है उसको आप बेटर कर पाएंगे। तो कंसंट्रेशन पावर को अच्छा करने के लिए सहजयोग ध्यान केंद्र जो है बहुत सारी जगहों पे हैं फिजिकली, और ऑनलाइन भी बहुत सारी जगहों पे सहजयोग हैं। आपके आसपास आप जिस भी शहर में रहते हैं उस शहर में आपको सहजयोग के ध्यान केंद्र मिलेंगे। आप ऑनलाइन भी सहजयोग कर सकते हैं। उसके जो लिंक्स है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, आप ज़रूर जाइएगा। उसके थ्रू आपकी कंसंट्रेशन पावर, आपका मेमोरी पावर, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस पावर बहुत बढ़ जाएगा। कभी कभी हमें क्वेश्चन आ रहा होता है लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं कि यार ये करें या नहीं करें। जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान के माध्यम से हमारे अंदर ये गुण डेवलप होता है कि हमारे अंदर आत्मविश्वास आता है कि नहीं, ये ऐसा ही होगा। आप इतनी बार किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं, आपके अंदर कंसंट्रेशन पावर आती है, आप निरंतर ध्यान करते हैं, ध्यान करने की वजह से आपका माइंड जो है वो शार्प हो जाता है। तो कॉन्टिन्यूसली तरीके से पढ़ना, डेडिकेशनली पढ़ना, वो आपके अंदर पैशन जगाता है। तो ध्यान एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके द्वारा आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और ब्लेसिंग ऑफ डिवाइन पावर आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ध्यान के माध्यम से खाने पीने का आपके अंदर संतुलन आएगा, आप अच्छा खाएंगे, आप दौड़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे और पढ़ाई भी करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो के लिंक्स में आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप ध्यान कीजिए। जो वीडियो के एंड तक यहाँ तक पहुँचे हैं, डेफिनेटली वो बहुत अच्छे सीकर हैं, बहुत पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो आगे बढ़ेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को फॉलोज कीजिए, आगे बढ़िए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।